इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स की। ठीक है, और काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। और मैकेनिक्स के बारे में एक लाइन में हम बोल सकते हैं, मैकेनिक्स बेसिकली यदि किसी को फिजिक्स से प्यार है तो उसका एक ही रीज़न है, वो है प्यारी मैकेनिक्स। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिक्स क्या पार्ट रहता है। मैकेनिक्स हमारे पास 11th की जो बुक 1 वाला पार्ट है ना, मेनली वो पूरा मैकेनिक्स के अंदर काउंट होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ तो अराउंड 25 to 30% वेटेज हमारे पास ये मैकेनिक्स वाला सेगमेंट रखता है। ठीक है, और ये जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है इसमें आप मानिए हर साल जेईई से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेंस के अंदर। एडवांस में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहता है, वहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें एक से ज़्यादा चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। बट फिर भी लास्ट ईयर जो 2019 के अंदर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट आ गया था मैकेनिक्स से, सॉरी काइनेमेटिक्स से, कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, और ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है आप ये मानिए कि हर दूसरे सेगमेंट में भी ये इन्वॉल्व रहेगा। यदि मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूँगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, हीट वाला, वहाँ भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे फिजिक्स विदाउट दिस मैकेनिक्स। ठीक है, और मेंस के हिसाब से भी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक और पार्ट जो आपको मैकेनिक्स के लिए सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा वो है कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी कि 0-1 पे। आपको या तो समझ में आएगा या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आप वीडियोज़ को आराम से कूल माइंड के साथ सारे वीडियोज़ को आराम से देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिस्टम बाइनरी सिस्टम 1 के साथ ट्यून होगा। ठीक है, अब हम 1 by 1 आगे बात करते हैं कि पहले तो मैकेनिक्स में आता है क्या पार्ट है। तो मैकेनिक्स में बेसिकली हम मोशन के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के। किसके बारे में बात करते हैं? मोशन के। और मैकेनिक्स के यहाँ दो सेगमेंट की बात आ जाती है, एक आ जाता है स्टैटिक्स वाला और एक आ जाता है डायनेमिक्स वाला। स्टैटिक्स के अंदर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस मोमेंट पे जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो स्टैटिक्स का पार्ट होता है। डायनामिक्स को भी अपन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर अपन मोशन के रिगार्डिंग बात करेंगे लेकिन हम कोज की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे काइनेटिक्स की तो वहाँ पे रीजंस की बात करेंगे, पर्टिकुलर टाइप का मोशन क्यों हो रहा है। जैसे पर्टिकुलर आपका जो रीज़न होता है कॉज के नाम पे, वो या तो फोर्स आएगा या टॉर्क आएगा। अभी के लिए टॉर्क वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फोर्स आपको हल्का सा एहसास हो जाएगा कि मोशन के पीछे के रीजन्स में क्या काउंट होता है। बराबर है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक पार्टिकल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में वो रहेगी हमारे पास मोशन पैरामीटर। क्या रहेंगे? मोशन पैरामीटर। और मोशन पैरामीटर के नाम पे जो चीज़ें काउंट होती हैं दे आर लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इसमें पोजीशन वेक्टर के अलावा रिमेनिंग चीज़ें देखते आपको लग रहा है अच्छा ये तो हम पहले ही पढ़ गए हैं 9th क्लास के अंदर। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 9th क्लास वाली चीज़ें ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 by 1। और इस काइनेमेटिक्स वाले सेगमेंट, ये बड़ा सा टॉपिक है, इसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन की, मोशन इन 1 डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन। फिर बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन बोल दीजिए इसे। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो 3 सेगमेंट में हम पूरे इस चैप्टर को डिवाइड कर चुके हैं काइनेमेटिक्स वाले को। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे मोशन 1 डायमेंशन से, फिर 2 डायमेंशन और लास्ट में रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जितने भी मोशन पैरामीटर है, ये जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन पैरामीटर है, इनको जो
कैलकुलेट करेगा, ये जो ऑब्जर्व करेगा, जो रीडिंग लेगा, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एकदम जनरल नाम होगा। थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज just a location from where observation are taken place for motion parameter। यानी कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर एक लोकेशन ही होगी जहाँ से हम बैठ के रीडिंग लेने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं मोशन पैरामीटर को। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसके साथ एक क्लॉक एसोसिएट होती है। एक क्लॉक इज एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि वो टाइम की रीडिंग भी ले सकता है। बराबर है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर। तो हम वन बाय वन अभी पहले इन मोशन पैरामीटर की डेफिनेशन पे जाएंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। फिर इनके रिगार्डिंग छोटे मोटे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे फिजिक्स में। ठीक है। ओके। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, ये दो ऐसे मोशन पैरामीटर हैं जिनमें डिफरेंस करना काफ़ी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो आप थोड़ा आराम से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको ये समझ में आएगा कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है, पोजीशन वेक्टर कब डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कब डिफाइन करते हैं, दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। और इनके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो ये पोजीशन वेक्टर है क्या चीज़? तो बेसिकली ये जो पोजीशन वेक्टर है इट इज़ यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, position of particle at a particular instant। ठीक है। तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन बताने के काम आएगा। एक छोटे से बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ। सपोज कि यहाँ पे एक पार्टिकल पी है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ एक ऑब्जर्वर ए है, इसे बोलूँगा कि भाई पी कहाँ है, तो सीधा ही बोलेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इतने डिस्टेंस पे चले जाइए। एरो बता रहा कहीं ना कहीं डायरेक्शन को। वो बोला इतने डिस्टेंस पे, जितनी भी डिस्टेंस है उधर के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में चले जाइए, आपको पी मिल जाएगा। ठीक है। यानी मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस वेक्टर पॉइंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता हुआ एक वेक्टर है। ठीक है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और इसका सिंबल आर यूज होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आर वेक्टर, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है पी का ए के रिस्पेक्ट। इसी मोमेंट पे यदि मैं किसी और ऑब्जर्वर बी से बोलूँ जो इस साइड में कि भाई पी कहाँ है, तो बोलेगा पी राइट हैंड साइड में इतने डिस्टेंस पे। लेंथ कहीं ना कहीं बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, कितना दूर है आपके पास पी, और एरो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला जो आपस वेक्टर है ये बेसिकली पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी के रिस्पेक्ट में।
एक ही पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन वेक्टर हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर। यहीं पे एक सी नीचे की तरफ है, इसे बोलोगे तो वो कहेगा कि भाई पी पार्टिकल इधर है। अब समझ में आ रही है मत? तो पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में वो भी चेक करने वाली बात रहेगी। तो हमेशा हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ऐसे आर लिखेंगे, उसके ऊपर एरो, ये बताएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहला जो वर्ड यदि पी आ रहा है तो मैं पी के पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, बाद में ओ लिख रहा हूँ तो मैं ओ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि पी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें और भी डिस्कस कर सकता हूँ। एक तो एकदम स्ट्रेट वे में आप बोल सकते हो कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होने वाला है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर क्या होता है ये आपको पता है अब, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिट की, कि हमारे पास इस पोजीशन वेक्टर की यूनिट क्या होगी, तो आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो कहीं ना कहीं लेंथ की बात कर रहा है। ये जो लेंथ जो मैंने दिखा रहा हूँ, एरो की जो लेंथ होगी वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। तो यूनिट बेसिकली वही होनी चाहिए जो हमारे पास लेंथ की यूनिट आया करती है। और लेंथ की यूनिट यदि मैं बात करूँ तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट की बात करूँ तो लेंथ की ऐसे यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। सिंबल वाइज स्मॉल एम लिख देते हैं। और यदि मैं डायमेंशन की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। सिर्फ l1 ही रहेगा, बाकी कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ ही है तो l की पावर 1, बाकी जो भी बेस क्वांटिटीज है उनकी पावर 0, ठीक है। तो हमने यूनिट और डायमेंशन की बात कर ली, ये बोल दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस तरीके से बात होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया ना, यहाँ मैं डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट की किसी एक मोमेंट पे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग आ रहा है। इवन यदि मैं ये ना करके एक ही ऑब्जर्वर एक ही ले रहा हूँ लेकिन अलग अलग मोमेंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ग्राफ की हेल्प से समझा रहा हूँ कि सपोज हमारा पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल का मतलब होता है जब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं या जब हम नोटिस करना किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में पार्टिकल ये है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो ये पार्टिकल का, इसे हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और मानते हैं कि चलो थोड़ी देर के बाद में पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है और हमारा ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है, तो ये पार्टिकल की फाइनल लोकेशन है। यदि ये पार्टिकल की फाइनल लोकेशन है तो उसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, अगेन मैं कहूँगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऐसे दिखाएंगे अपन। तो ये दोनों ही आपके पास पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ही है, बस ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो एक ही पार्टिकल का एक ही ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे यदि मैं अलग अलग इंस्टेंट पे बात करूँगा तो। और एक ही इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ तो एक ही इंस्टेंट पे यदि मैंने ऑब्जर्वर अलग अलग लिए, अलग अलग लोगों से बोला जाए कि भाई कहाँ है, अब समझ रहे हो ना। आप ये सोचो कि ये पार्टिकल पी की जगह मैं ले लेता हूँ एक सिटी बुरहानपुर की बात कर रहा हूँ। अब यदि भूसावल, ए पॉइंट को भूसावल मान लेता हूँ, भूसावल पे खड़े इंसान को बोलूँगा भाई बुरहानपुर किधर है, तो डायरेक्शन अलग बताएगा। अब इधर मैं खंडवा से पूछूंगा भाई किधर है, तो डायरेक्शन अलग बताएगा कि भाई कहाँ एग्जैक्ट बुरहानपुर की लोकेशन कहाँ है। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक क्वेश्चन के साथ एसोसिएट होता है, वो है कि वेयर इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन और ए पार्टिकल। यदि आपको ये बताना है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर देने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती है हम उसे बोलते हैं
पोजीशन वेक्टर, बराबर है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल। अब एक बिल्कुल इसके रिलेवेंट एक और क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब उसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है हमारे पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ ये बताने के लिए जो क्वांटिटीज होती है हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बराबर है। अब मैं ऊपर वाले इसी को थोड़ा दोबारा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा है ना, चलो इसी को हम देखते हैं कि भाई ये एक पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पार्टिकल का पहले पोजीशन वेक्टर ये था, बाद में हो गया। यदि मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन पोजीशन वेक्टर की, यानी कि डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर। डिफरेंस का मतलब क्या होगा? ये होगा हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर प्लस माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एक्चुअल में क्या है, मैं वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के बजाय। तो ये मेरे पास जो इनिशियल वाला है, तो मैं इनिशियल का उल्टा ऐसा लिख सकता हूँ। ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ ये मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? अब ऐड करना है। दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप क्या बोलते हो कि उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जहाँ एक का हेड दूसरे के टेल को पॉइंट करे। तो रेड कलर वाले वेक्टर का हेड फाइनल पोजीशन वेक्टर के टेल को पॉइंट कर रहा है। और अब जो टेल से हेड तक का जो एक और नया वेक्टर बनेगा, ये हमारे पास कहीं ना कहीं होगा डेल्टा आर वेक्टर। और इसी को मैं बोल रहा हूँ आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लीजिए, इन दोनों का एडिशन होगा ये, इधर से मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन ऐसे ही करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब आप थोड़ा सा आराम से देखो तो क्या इस पार्ट को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे। इस पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, वो भी तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही देगा। तो वहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक तरीके से पोजीशन वेक्टर ही है, लेकिन क्या है वो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, बराबर है बात। यानी ये हमारे पास रहेगा डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। कई जगह इसकी जगह एस वेक्टर भी यूज़ होता है, एक्स वेक्टर भी यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग सिंबल यूज़ कर लेते हैं। मेनली यही अपन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर। कितना आ गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बराबर है। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो अगेन ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, यूनिट इसकी भी लेंथ वाली होगी, तो यूनिट आपस मीटर आ जाएगी। डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन भी आप वही सेम रहेगा, एल की पावर 1। अब अपन ये देखते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट में और पोजीशन वेक्टर में। तो पहली चीज़, डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल में डिफाइन होता है। ये सपोज किसी मोमेंट पे स्टार्टिंग कोई टाइम था जब ये पोजीशन वेक्टर थी, और थोड़े टाइम के बाद में ये पोजीशन वेक्टर आएगी। तो एक ही पार्टिकल की दो अलग अलग मोमेंट पे जो पोजीशन है ना, उनमें जो डिफरेंस आया है, यानी कि इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर पार्टिकल कितना शिफ्ट हुआ और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ये इन्फॉर्मेशन देगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और किस अमाउंट के साथ शिफ्ट हुआ। जबकि यदि मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो पोजीशन हमें इस बात का आइडिया देता है
कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे बात करूं, तो वहाँ पे वो पार्टिकल कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और ये इंटरवल में कितना शिफ्ट हुआ ये आइडिया देगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको ये समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल करते हैं जिससे और अच्छे से आपको एहसास हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे। एक छोटा सा लेते हैं, सपोज हमारे पास एक रनर है, ठीक है, जो ये एक सर्कुलर ट्रैक है आर रेडियस का। इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस मान लेता हूँ 7 मीटर, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है 7 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में एक ऑब्जर्वर है पी, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर चल रहा है। और मुझे ये बताना है कि इस ऑब्जर्वर, ये जो पर्सन है पी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कब, जब वो आधा सर्कल पूरा करेगा, हाफ राउंड जब उसका पूरा हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा। सेकंड पार्ट में पूछ लेता हूँ कि जब वो आपके पास 1/4 सर्कल पूरा करेगा तब क्या होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में बात कर लेता हूँ कि 3/4 राउंड जब पूरा करेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और एक और पार्ट बात कर लेते हैं, जब आपके पास एक कंप्लीट राउंड की बात कर रहे हैं, एक पूरा इस पर राउंड लगा देगा सर्कुलर ट्रैक पे, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोला था। इसे दो तरीके से, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोलूँ या बोलूँ कि फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन। तो जब आधे राउंड की बात करें तो ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, और आधे राउंड मतलब पार्टिकल बिल्कुल यहाँ आएगा। तो उस टाइम पे इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल की पोजीशन वेक्टर क्या होगी। तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूँ, ये। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी 14 मीटर डायमीटर के इक्वल। और यदि बोला जाए कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो वो राइट साइड के अंदर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ हमें एक नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी बोलनी पड़ेगी, डायरेक्शन किधर है, ठीक है। जब बात करेंगे 1/4 सर्कल की, 1/4 सर्कल के अंदर पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन का ये होगा पोजीशन वेक्टर। अब ये लेंथ कितनी है, अब आप पाइथागोरस से बता सकते हो, ये 7 है, ये 7 है, तो ये आ जाएगी 7√2। तो आंसर आएगा 7√2। और डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है ना, एक एंगल पे इधर जाती हुई नज़र आ रही है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट 3/4 की बात करें तो 3/4 में मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचा, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आप लेंथ के साथ साथ एरो पे भी ध्यान दीजिए, एरो डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। ये लेंथ अगेन कितनी हो जाएगी 7√2, 7√2, और डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी। और जब 1 राउंड पूरा हो जाएगा तो वापस से फाइनल पोजीशन भी पार्टिकल की यही होगी। अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे, तो फाइनल का इनिशियल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई लेंथ ही नहीं आएगी, 0। तो आंसर रहेगा 0, बराबर है। या आप ये सोचो एक राउंड के बाद में पूछा जाए पर्सन कितना शिफ्ट हुआ और किस डायरेक्शन में गया, तो कहीं नहीं गया, इनफैक्ट वही है ना, इस वजह से उसका आंसर क्या आएगा 0। इस एग्जाम्पल से उम्मीद करता आपको हल्का सा ये पता लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। हाँ, आपने 9th क्लास तक में भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत आसान वाले की होगी, लेकिन वहाँ हम डायरेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ पे अपन करेंगे, क्योंकि हमने वेक्टर नाम से एक अलग से चैप्टर पढ़ रखा है। तो अब आप कंफर्टेबल हो वेक्टर के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है, दोनों ही कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर ही है,
बट पोजीशन वेक्टर उस मोमेंट पे एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी के इंस्टेंट पे, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट एक इंटरवल के अंदर चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आया ये चीज़ें। ओके।